साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में और आज हम लोग देखेंगे समान विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था उससे आगे की बात। तो सब लोग कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हैं। पिछले 2 दिन से जीएस का सब्जेक्ट का क्लास नहीं हो पाया है तो उसके लिए बहुत खेद है। जो हमने कह चुका है कि मैंने कहा था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, इसकी वजह से नहीं हो पाया। तो अब ये क्लास कंटिन्यू चलेगा जब तक कोई ज्यादा परेशानी ना हो, तब तक कभी भी अनियमित क्लास नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन का बचा हुआ भाग है उसको देखें। तो सबसे पहले जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये टीम बड़ा बन सके और हम लोग अपनी क्षमता का आकलन पूरे भीड़ में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। समान विज्ञान का ये महत्वपूर्ण क्लास, और ये क्लास ऐसा क्लास है जिससे 1-2 सवाल हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी रेलवे हो या एनडीए हो, डिफेंस का हो, एसटीईटी हो या सीटीईटी हो, किसी भी एग्जाम में अक्सर यहां से सवाल पूछा जाए। और सवाल पूछने का आधार क्या है, क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज एनर्जी का और हमारे दैनिक जीवन का बहुत उपयोगी कंपाउंड या यौगिक सब है। इसी को हम लोग आज देखेंगे। तो हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन शुरू किया था कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और उसी के अंतर्गत हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन को बॉन्डिंग के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया, एक सेचुरेटेड और 2 अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड को अल्केन और अनसेचुरेटेड को अल्कीन और अल्काइन के रूप में हमने देखा। एक हमने बांटा था साइकिल के आधार पर, चेन के आधार पर कि श्रृंखला कैसी है। कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, तो हमने कहा था कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और जब साइकिल में होता है, एक क्लोज सर्किल का निर्माण करता है, तो कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो मेन टॉपिक है यहां पर हाइड्रोकार्बन में वो है 3 महत्वपूर्ण अलग अलग हाइड्रोकार्बन। जो यहां पर पहला लिखा हुआ एल्केन, उसके बाद अल्कीन और तीसरा अल्काइन, यही 3 को पढ़ेंगे तो आपका हाइड्रोकार्बन से जो जीएस का टॉपिक है, जीएस से रिलेटेड जो भी विषय है वो आप बिल्कुल समझ जाएंगे और आसानी से सवाल बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत अल्केन, क्वेश्चन आवर में जरूर पार्टिसिपेट करें, चाहे वो आर्ट्स सेक्शन का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे करंट अफेयर का क्वेश्चन आवर हो या टॉपिक का क्वेश्चन आवर हो, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और वही आपकी तैयारी को एक ठोस और मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन में अल्केन, तो पहला तो ध्यान रखना कि हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक विशेष हाइड्रोकार्बन है जिसको अल्केन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और अल्केन के बारे में बताया था कि अल्केन जो है यह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये हमने कहा था आपको पिछले क्लास में, और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा यहां समझते चलें पीछे वाले चीज को और फिर आगे की चीजों को कंटिन्यू करें। तो अल्केन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें हमने कहा था कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इस तरह का बंधन दिखेगा आपको। तो वैसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणु हो, 2 या 2 से अधिक, और उन 2 परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड हो, ये ध्यान रखना। ये जो बॉन्ड है ये एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ही इसको सेचुरेटेड कहा गया। सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध, हमने बताया था सिंगल, डबल और ट्रिपल, तो एकल बंध है यहां पर, और एकल बंध होने की वजह से इसको सेचुरेटेड कहते हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका एक कॉमन नेम अल्केन है। और ध्यान रखना, हमने कहा था कि जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है इसी को हम लोग जब हाइड्रोकार्बन लिखते हैं तो उसके लास्ट में जो नाम आता है उसमें ANE जुड़ा रहता है। तो केमिस्ट्री में कोई यौगिक लिखा हो उसमें लास्ट में ANE लगा रहे, ANE, जैसे यहां लगा हुआ है अल्केन, तो ANE लास्ट में है, तो अल्केन वाला जहां भी रहेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना होता है, इसी से सवाल एग्जाम में कॉन्सेप्चुअली घुमा फिरा करके पूछता। तो यही 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट पहले ध्यान रखना। अब आगे चलें, जो पढ़ना है यहां पर अल्केन के बारे में, कि अल्केन जो भी होगा हाइड्रोकार्बन में
उस अल्केन का अपना एक फॉर्मूला होगा जिसको जनरल फॉर्मूला कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया जनरल फॉर्मूला किसका, अल्केन का। और जनरल फॉर्मूला का मतलब नॉर्मली सामान्य सूत्र होता है हिंदी में, तो इसी को हम लोग सामान्य सूत्र कहते हैं, ये जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र का मतलब कि वैसा सूत्र या फॉर्मूला जो सभी के लिए कॉमन हो। और इसलिए अक्सर एग्जाम में पूछेगा कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र क्या होता है, ये बार बार पूछता। तो बहुत लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग पढ़े हुए हैं, और ये बिल्कुल मैट्रिक स्तर की चीजें हैं। मैट्रिक में सब कुछ पढ़ना होता है, तो ध्यान रखें, सबको जानना है, और जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें। अब जनरल फॉर्मूला जब लिखेंगे किसका, अल्केन का, तो एक सूत्र भी देगा आपको CnH2n और +2, यही जनरल फॉर्मूला होता है किसका, अल्केन का। यही आपको याद रखना होता है। बार बार ये पूछेगा कि अल्केन का सूत्र क्या, तो CnH2n और +2, अगर ऐसा सूत्र दिखे आपको तो समझ लेना कि वो क्या है, अल्केन है। और अल्केन होगा मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन होगा। अब यहां से आगे चले तो यहां पर दो चीज समझना है कि एक N क्या है ये, तो ध्यान रखना कि N जो है यहां वह नंबर ऑफ कार्बन एटम को दर्शा रहा है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ कार्बन मतलब क्या, तो हिंदी में समझना है तो सिंपली कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है ये आपको दिखाएगा N, परमाणु की संख्या। तो सूत्र में N बराबर आपको वैल्यू दिया रहेगा, और उसके हिसाब से आप हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं कि किसका क्या सूत्र है, एक वाला का क्या, दो वाला का क्या, तीन वाला का क्या। तो ये सब इसी से निकलता। तो एक कॉमन सूत्र ध्यान रखना है, सबका पूछेगा, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, अल्काइल समूह का, सबका पूछेगा कि समान सूत्र क्या होता है। तो आपको जो यहां बताया गया CnH2n +2, जिसमें N क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की संख्या को दर्शाता। अब इसी के आधार पर आप हाइड्रोकार्बन 1 से लेकर 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन में अल्केन लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि N के जगह वैल्यू लिखते जाना है, 1, 2, 3, 4, जितना लिखते जाएंगे आपको नया नया हाइड्रोकार्बन मिलेगा। लेकिन आपको जो याद रखना है जीएस में समान अध्ययन के तौर पर, वो याद रखना है N बराबर 10 तक। N बराबर कितना तक, 10 तक। मतलब 10 नंबर तक N की संख्या दिया जाए तो वो कौन सा अल्केन होगा और उसका नाम क्या होगा, यही आपसे पूछा जाएगा। तो सब याद नहीं रखना है, 10 तक याद रखना है N। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से 10 तक की बातों को, कि पहला कौन है, दूसरा कौन है और 10वां कौन है, क्या नाम है इसका। तो ध्यान रखना है कि अगर हम N बराबर 1 रख दें, N बराबर क्या रखें, 1 रखें, तो यहां N का फॉर्मूला समान सूत्र क्या है, CnH2n +2, यही जनरल फॉर्मूला है अल्केन का। इसको हम नीचे लिख रहे हैं, यहां हम लिख देते हैं सामान्य सूत्र। तो इससे आप कंपैरिजन करेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, याद भी रहेगा। और इधर जो है ये अल्केन है, क्या है, अल्केन है, जो आपको मिलेगा 1 से 10 तक। तो अल्केन होगा और समान सूत्र है, समान सूत्र आपको पता है कि अल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो अभी हमने लिखा CnH2n और +2, ऐसा लिखना होगा। तो ये समान सूत्र हो गया किसका, अल्केन का। अब यहां से हम अल्केन हम लिखने जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम 2, 4, 5 लिखेंगे, उससे आपको समझ लेना। तो अगर हम एक अल्केन लें जिसमें N का वैल्यू 1 हो, N का वैल्यू 1 हो, तो क्या सूत्र होगा। तो सूत्र देखें, यहां लिखा हुआ CnH2n +2, मतलब N का वैल्यू 1 रखना है जहां जहां N है। तो क्या मिलेगा, तो N का वैल्यू रखें तो C, N के जगह 1, H के जगह 2 और इंटू 1 और +2, कितना होगा ये, N का वैल्यू रख दिया हमने 1, 1, तो क्या होगा ये, तो ये हो गया C और H, यहां 2 से 1 से गुना करेंगे, 2 और +2 कितना, तो 4, तो सूत्र होगा CH4। पहला अल्केन यही है, हाइड्रोकार्बन। तो पहला सूत्र क्या होगा, CH4, N बराबर 1 रखने पर। अगर N बराबर 2 रखें, N का वैल्यू 2 रख दें तो क्या होगा, तो यही चीज होगा, यहां रखेंगे तो C2 होगा, H2 और N के जगह यहां 1 आया था, यहां N के जगह 2 आएगा और +2 होगा। तो मैथ में पढ़ते हैं पहले गुना करना है तब जोड़ करना।
ऐसा नहीं कि पहले जोड़ करके गुना करना है। तो ब्रैकेट में रूल का समझते होंगे, पहले का कर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव, सबको पता होगा मैथ में। तो यहां पहले गुना करना है फिर ये करना है। तो ये CH4 है और यहां अब क्या हो गया, तो अब सूत्र लिखेंगे तो C2 और H का कितना 2 गुना 2 4 और प्लस 2 कितना 6, तो C2H6। तो पहला होगा CH4, दूसरा हो गया C2H6। ये पहला एक कार्बन वाला है, ये 2 कार्बन वाला। 3 कार्बन ले लें तो क्या होगा, ये N बराबर 3 ले लें तो N बराबर 3 लेंगे तो C3H2 गुना 3 और प्लस 2 कितना होगा ये, तो C3 हो गया और 3 दूना 6 और प्लस 2 8, तो C3H8। तो ये हो गया पहला एक कार्बन वाला, ये 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन। देख रहे हैं कि N की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, तो आपको अलग अलग अल्केन मिल रहा है। समान सूत्र यही है, सब इसी फॉर्मूला पर आ रहा है CnH2n+2, और उसी पर आपको N का वैल्यू हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन संख्या दिखा देना। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अगर N बराबर 4 लिखें तो N बराबर 4 लिखेंगे तो C4H2 गुना 4 और प्लस 2 क्या होगा ये, तो C4H10 होगा। ऐसे भी लिखा हुआ है, यहां N लेना तो यहां डबल लेना है। यहां 2 लिए थे तो यहां 4 और प्लस 2 6, यहां 3 लिए तो 3 दूना 6 और प्लस 2 8, 4 लिए तो 4 दूना 8 और प्लस 2 10। तो ऐसे ही बढ़ाते जाना। तो ये तो हम तरीका समझ लिए, अब इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते जाएं। और N बराबर 5 ले लें, N बराबर 10 ही ले लेते हैं सीधा। तो 10 ले लेंगे तो क्या होगा, तो C10 हो जाएगा प्लस H2 गुना 10 और प्लस 2 कितना, तो C10 H10 गुना 20 और 2 22 H22। तो ये 10 तक आपको याद रखना है, 1 वाला 2 वाला 3 वाला 4 वाला 5 वाला 6 वाला 7 वाला 8 वाला 9 वाला 10 वाला, जो आपको सिंपली कॉन्सेप्चुअली सवाल पूछेगा। तो अब यहां आगे चलें तो सब का नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस में। ये तो सूत्र हो गया कि सूत्र निकालते कैसे हैं हाइड्रोकार्बन में अल्केन का, तो सब पढ़े होंगे। जो जो देख रहे होंगे, जो इंटर में होंगे उनको तो सब पढ़ ही रहे होंगे। अभी ग्रेजुएशन करने में उनको याद आ रहा होगा कि हम पढ़े थे ऐसा कभी मैट्रिक में और इंटर में, ये सब पढ़े थे और वही चीज आपसे पूछेगी जाएगी। तो यहां पर एक कार्बन वाला को क्या कहते हैं, तो एक कार्बन वाला का नाम है मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। 2 कार्बन वाला को इथेन कहते हैं, 3 कार्बन वाला को प्रोपेन कहते हैं, 4 कार्बन वाला को ब्यूटेन कहते हैं, 5 कार्बन वाला को पेंटेन कहते हैं और 10 कार्बन वाला को डेकेन कहते हैं। तो देख रहे हैं सब में एन ही है, एन ही। हमें कहा था कि जैसे ही अल्कीन होगा तो लास्ट में एन ही रहेगा ही रहेगा, और बाकी जो है कार्बन की संख्या को बताएगा। मीथेन है तो 1 कार्बन, इथेन है 2 कार्बन, प्रोपेन है 3 कार्बन, ब्यूटेन है 4 कार्बन। आगे लिखे 5 कार्बन वाला, तो 5 कार्बन वाला को यहां ऐड करें तो 5 कार्बन वाला पेंटेन कहलाता है, 6 कार्बन वाला हेक्सेन कहलाता है, 7 कार्बन वाला हेप्टेन कहलाता है, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन कहलाता है और 9 कार्बन वाला नोनेन कहलाता है, नोनेन। और 10 कार्बन वाला तो हमने लिख ही दिया डेकेन कहलाता। और इतना ही आपको याद रखना है, मीथेन से लेकर डेकेन तक, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसमें एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो इतना पहले तो अल्केन में आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां ध्यान दें कि अगर आपसे पूछ दे कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन बताएं जिसमें एक ही कार्बन होता है, ये पूछेगा बार बार, पूछेगा क्या, पूछा है कई बार। तो एक ही कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं, जीएस में पूछ देगा। तो एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन पृथ्वी पर यही मिलता है, सिर्फ कौन, मीथेन। इसके अलावा दूसरा कोई होता ही नहीं है, चाहे वो आप अल्केन में जाए, अल्कीन में जाए, अल्काइन में जाए, किसी में जाए। एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन जब भी पूछेगा तो आपको इसी को ध्यान रखना है, जिसका नाम मीथेन है, यही मीथेन है। अब यहां ध्यान रखना है कि जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ा किसको रहे हैं,
तो कार्बन का आइटम बढ़ा रहे हैं, यहां 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, 4 कार्बन, जितना जोड़ सकते हैं आप जोड़ दें, कोई लिमिटेशन नहीं। इसलिए हमने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की संख्या जो यौगिकों की है वो लाखों में पहुंच गई है, 50 लाख से अधिक यौगिक आज स्टडी हो रहा। आप जोड़ते जाए, नया नया कंपाउंड मिलता जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है, परमाणु की संख्या बढ़ेगी, कार्बन का संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या फर्क पड़ेगा, तो वैसे वैसे फर्क ये पड़ेगा कि ऐसे यौगिकों का डेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। डेंसिटी मतलब घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो घनत्व, डेंसिटी घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे? परमाणु की संख्या बढ़ने से। तो पूछ दे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में किसका घनत्व ज्यादा, तो ब्यूटेन का ज्यादा, क्योंकि 4 कार्बन है और यहां 1 ही कार्बन। तो भारी कौन होगा, ब्यूटेन ज्यादा भारी होगा, ये हल्का होगा। तो यह कुछ कॉन्सेप्ट मतलब कंफ्यूजन कुछ नहीं है। कार्बन की संख्या बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। और जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, हाइड्रोकार्बन का स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, चेंज होने लगता। अवस्था हम पढ़े केमिस्ट्री जब शुरू हुआ था तो शुरू में बताया गया था कि नेचर में 3 तरह के मटेरियल मिलते हैं, कोई ठोस मिलता है, कोई लिक्विड मिलता है, कोई गैस मिलता है। तो नेचर में डिपेंड करता है डेंसिटी पर। डेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसका स्टेट ऑफ जो मैटर है वो चेंज करेगा। अब यहां ध्यान दें कि स्टेट जो है अवस्था किसका, हाइड्रोकार्बन का, कार्बन की संख्या बढ़ने से चेंज हो रहा। तो जो शुरुआती में मिलेगा, शुरू वाला छोटा कार्बन जिसमें कम कार्बन होगा, गैस होगा। गैस जब आगे बढ़ाएंगे और कार्बन बढ़ाएंगे तो वही हाइड्रोकार्बन द्रव में मिलेगा, और बढ़ा देंगे तो ठोस रूप में मिलेगा। और पूछेगा एग्जाम में कि कौन गैस होता है, कौन द्रव होता है और कौन ठोस होता है। क्योंकि इस सब हाइड्रोकार्बन का हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में लाइट जला रहे हैं तो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बड़े बड़े बिजली घर चल रहे हैं इन सब से, तो सब इसी सब से चलता है। और इसलिए एग्जाम में ज्यादा पूछता है कि जो चल रहा है, जो यूज कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि गैस जो भी होगा उसका कार्बन की संख्या कम होगा, घनत्व कम होगा, और वो गैस में मिलेगा। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा वो द्रव बनेगा, और ज्यादा बढ़ेगा तो ठोस बन जाएगा। और जब गैस हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 1 से लेकर 5 तक कार्बन हाइड्रो मिले, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक जो हाइड्रोकार्बन होगा वो गैस अवस्था में मिले। अब 4 के बाद क्या होता है, C5 से लेकर C17 तक द्रव अवस्था में मिले, और C18 से लेकर जितना दूर आप जा सकते हैं इनफाइनाइट तक, अनंत तक चले जाए, वो सब ठोस मिले। तो इतना ध्यान रखना आपको। मतलब हम जो लिख रहे हैं तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, हमने कहा 4 तक। तो 4 तक ये जो मिला, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, ये सब गैस है। क्या है ये, गैस है। 4 से आगे बढ़े तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, कहां तक, 17 तक, ये सब क्या मिलेगा, द्रव मिलेगा। और आगे बढ़े 17 से और आगे चले जाएं, 18, 19, 20, 25, 100 जितना जाएं तो ये ठोस हो जाए। तो एग्जाम में पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन गैस अवस्था में मिलता है कहां से कहां तक, तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक। ठोस मिलेगा कहां तक, तो C17 के बाद C18 से ऊपर जितना जाएंगे सब ठोस होगा। और लिक्विड कहां तक, तो C5 से लेकर C17 तक, मतलब 5 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक द्रव अवस्था मिलेगा। और हमने कहा है कि जो भी है हम जो यूज कर रहे हैं सब इसी से रिलेटेड है। और ये ध्यान रखना है कि जितने भी पेट्रोलियम हम यूज करते हैं, पेट्रोलियम मतलब इसमें क्या क्या आ गया, डीजल, मोबिल, पेट्रोल, किरोसिन, सब पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम क्या मिलता है, लिक्विड होता है। पेट्रोलियम क्या होता है, लिक्विड। पेट्रोल भरता है गाड़ी में तो क्या होता है, लिक्विड होता है। किरोसिन भरता है, लिक्विड होता है। डीजल भरेगा तो लिक्विड होगा। और वो सब हाइड्रोकार्बन है। तो जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन में एल्केन ही है सब जो हम पढ़ रहे हैं अभी, एल्केन है। तो हाइड्रोकार्बन है पेट्रोलियम, और लिक्विड स्टेट में किरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है। तो पूछ देगा वो कहां से कहां तक होगा, तो ये जितना भी पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं वो C5 से लेकर C17 के बीच वाला कंपाउंड होगा, और इसलिए वो लिक्विड स्टेट में मिलता। अब LPG यूज करते हैं
तो एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया या एलएनजी हो गया, ये सब क्या है? गैस है। घर में एलपीजी जला रहे हैं चूल्हा में, सीएनजी से गाड़ी चल रही है, एलएनजी से गाड़ी चल रही है, तो ये सब क्या है? गैस है। देख रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो सब गैस है। तो गैस हो गया मतलब वो यहां से यहां तक ही होगा, या तो मीथेन होगा, नहीं तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यही चार में से कोई होगा, उसके ऊपर तो होगा नहीं। तो ध्यान रखना है कि जब गैस की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक ध्यान रखना है, लिक्विड की बात करें तो 5 से 17 तक ध्यान रखना है, और अगर ठोस की बात करें तो 18 से इनफाइनाइट तक ध्यान रखना। तो इतना चीज आपको ध्यान देना है सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के एप्लीकेशन पर, उपयोगिता पर। इतना अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप बहुत सारे सवाल का आंसर कर सकते हैं। अब एक एक करके चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अल्केन के बारे में जानते हैं कि कौन सा अल्केन का क्या फीचर है और वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है ये हाइड्रोकार्बन से। पिछली बार बीपीएससी में पूछा है, बिहार दरोगा में पूछा है, सचिवालय का एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसमें पूछा है, हर एग्जाम में पूछेगा। और इसलिए हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर समान विज्ञान में, केमिस्ट्री के सेक्शन में। केमिस्ट्री में अगर 10 सवाल पूछेगा तो 2 से 3 सवाल आपको इसी टॉपिक से मिलेगा, और इस टॉपिक को पूरा ध्यान से याद रखें। इसलिए पूछता है कि हम लोग दिन रात इसी से जुड़कर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो एक कंपाउंड को स्टडी करने जा रहे हैं, इसका नाम है CH4। पहला कार्बन वाला नाम क्या है इसका? मीथेन। ये ध्यान रखना है। तो पहला पूछ दे कि मीथेन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, क्या है ये? तो अल्केन है। क्यों है? क्योंकि यहां सब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कोई है ही नहीं। अल्केन का पहला सदस्य है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो मीथेन है ये अल्केन का पहला सदस्य है। इससे पहले और कोई यौगिक नहीं है, पहला सदस्य के रूप में यह मौजूद है। तो पूछ दिया कि अल्केन का पहला यौगिक कौन होता है? तो मीथेन होता है, CH4। अब ये मीथेन इतना जगह पर मिलता है और इतना उपयोगी है कि बहुत सवाल पूछता है इससे। तो कहां कहां इसकी उपयोगिता उसको समझना। तो जब मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन का एक नाम है, और नाम क्या है? तो इसी को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो पूछेगा एग्जाम कि मार्स गैस का सूत्र बताएं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन नहीं जानते तो मार्स गैस दे देगा तो लोग कंफ्यूज करने लगते कि मार्स गैस कहां से आ गया। तो मीथेन का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस है। कुछ अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति का कई नाम होता है। घर में टिंकू, बबलू, पिंटू, और घर बाहर जाएंगे तो कुछ और हो जाता। तो नाम दिया गया है उसके गुण के आधार पर। साइंस में नाम का बहुत मीनिंग होता है, मानव जैसा नहीं कि नाम कुछ और है और काम कुछ और है। यहां जो नाम है वो काम से जुड़ा हुआ है। तो मार्स मतलब क्या होता है? तो मार्स मतलब दलदल होता है। मार्स मतलब दलदल, कीचड़नुमा क्षेत्र, ये ध्यान रखना है। उसको मार्सी एरिया कहते हैं या स्वाम्पी एरिया कहते हैं। तो स्वाम्प मतलब दलदल होता है, मार्स मतलब दलदल होता है। तो ये दलदल है, और दलदल मतलब सिंपल समझना है कीचड़ युक्त क्षेत्र, जहां पर ज्यादातर कीचड़ बना रहता। तो जहां जहां कीचड़ मिलेगा, दलदल मिलेगा, वहां पर प्रकृति में यह गैस पाया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि मार्स गैस इसलिए कहते हैं कि यह दलदली एरिया में, कीचड़ युक्त क्षेत्रों में अपने आप फॉर्मेट होता रहता, बनता रहता, बैक्टीरिया के प्रोसेस से, फर्मेंटेशन क्रिया से। जो कीचड़ में जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे का भाग है, वो मरता है और सड़ता है। बैक्टीरिया जब उसको सड़ाता है तो ये मीथेन गैस उससे अपने आप निकलने लगता है। तो जब मीथेन गैस निकला दलदल से, इसलिए नाम क्या हो गया? मार्स गैस। और एक फसल हम लोग लगाते हैं जिसमें फसल लगाने के पहले कीचड़ करते। किस फसल में? तो धान के फसल। तो धान के फसल में कीचड़ करना जरूरी। कीचड़ करेंगे तभी फसल लगा सकते हैं। और इसलिए ध्यान रखना है कि धान का जो फसल होता है तो उस धान का खेत जो होगा, उस खेत में CH4 निकलता रहेगा। तो एग्जाम में पूछ देगा कि मीथेन गैस निकलता है किस तरह के फसलों में? तो मीथेन गैस निकलता है धान के खेतों में। तो धान का खेत क्या है? कीचड़ युक्त एरिया है, कीचड़ का क्षेत्र है, पानी हमेशा लगा रहता है। और जब वही धान का प्लांट पानी में सड़ता है बैक्टीरिया की मदद से, तो उससे मीथेन गैस बनता रहता।
तो एक तो हो गया स्वाम्पी एरिया में नॉर्मली मिलेगा, इसलिए मार्स गैस कहते हैं। धान के खेत में कौन गैस? तो मीथेन गैस। इसके अलावा ध्यान रखना है कि यार मीथेन गैस जो है वो कोयला के खानों में भी मिलता है। तो जहां जहां कोयला का माइंस होगा तो कोयला के खान में आपको मीथेन गैस मिलेगा नॉर्मली। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जहां जहां कोयल माइंस होता है, जहां से कोयला निकालते हैं, उस जगहों पर मीथेन गैस पाया जाता है। और सब पूछेगा कि कोयला के खान में कौन गैस, धान के खेत में कौन गैस, दलदली या कीचड़ युक्त एरिया कौन गैस है, सब पूछता रहता है। तो ध्यान रखना। आगे चले तो मीथेन का 2-3 उपयोग है। पहला कि मीथेन जो है इसी से बायोगैस बनता, इसी से सीएनजी बनता। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे। बायोगैस क्या है? इसको जैविक गैस कहते हैं। तो पृथ्वी पर कोई भी जैविक अवशेष होते हैं, जैसे गाय गोबर त्याग करती है, मूत्र करती है, मानव भी मल त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है। तो ऐसे कोई भी चीज जो सड़ेगा, मल मूत्र ये जो भी होगा, जानवर का हो या मनुष्य का हो, किसी का भी, तो उसके टैंक से देखते हुए एक अलग तरह का गैस निकलता रहता है। और जो गैस निकलता है उसमें मुख्य रूप से ये मीथेन ही होता है। ये गंध करेगा। तो गंध करने का वजह क्या है? क्योंकि उसमें मीथेन गैस है और ये मीथेन गैस ज्वलनशील होता है। इसको आप जला सकते हैं, इसको माचिस लगाएंगे तो जलेगा ही, और जलेगा तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मानव के मल को तो यूज करना संभव नहीं है, लेकिन गाय के गोबर को लोग यूज करते हैं कि गाय के गोबर को टैंक में भर दिया, उसको सड़ाया और पाइप से कनेक्ट किया, तो जो उसमें मीथेन बन रहा है वो पाइप के माध्यम से चूल्हे तक पहुंच गया। और चूल्हा जलाएंगे तो जलने लगेगा। तो जलेगा तो जो जला रहे हैं वो क्या है? बायोगैस है। तो उसमें पेड़ पौधे के अवशेष, जीव जंतु के अवशेष सड़ने से जो गैस फॉर्म करता है उसमें को बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। और ज्वलनशील होने की वजह से इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। और भारत सरकार बायोगैस के लिए बहुत काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के लिए सरकार अनुदान देती है कि आप बायोगैस लगाएं, सरकार पैसे देगी लगाने के लिए। आपको ईंधन खर्च नहीं होगा, किसी तरह के ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी से आपका भोजन, बिजली का काम हो जाएगा। तो ये बायोगैस बहुत चर्चा में रहता है। और बायोगैस एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ऐसी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगा। जब तक पृथ्वी पर जीव जंतु हैं तब तक ये आप बना सकते हैं, खत्म नहीं होगा। और इसलिए इसको अच्छे ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है और इसी के चलते इसको बढ़ावा दे रही है। तो ज्वलनशील क्यों है? क्योंकि इस बायोगैस में मीथेन होता है। अगर ये नहीं होता तो नहीं जलता है। तो एग्जाम में पूछ दिया कि बायोगैस का मुख्य घटक होता है कौन? तो मीथेन होता है, बार बार पूछे। और मीथेन जो होता है बायोगैस के कुल मात्रा का 70% होता है। ये भी पूछा एग्जाम कि बायोगैस में मीथेन का मात्रा कितना मौजूद रहता है? तो 70% रहता है। बाकी 30% में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस रहे हैं। लेकिन मेजर गैस जो होगा वो यही होगा कौन? मीथेन। और इसी की वजह से इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला तो ध्यान रखना है। ये सारा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं गया और आगे पूछा नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान रखना। अब चलते हैं सीएनजी की तरफ। सीएनजी का दूसरा नाम कंप्रेस्ड, ये पूछता है नाम आपको एग्जाम में, फुल फॉर्म पूछेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये ध्यान रखना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीएनजी कहते हैं। बिहार में पटना में सीएनजी के 4 स्टेशन लग चुके हैं अभी तत्काल। और ये भारत सरकार और बिहार सरकार का पहल है कि जितने भी टाउन जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है, जहां पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, भीड़ रहता है, ट्रैफिक रहता है, वहां पर कमर्शियल वाहनों को, जो भी पैसेंजर गाड़ी है, मालवाहक गाड़ी है, उसको सीएनजी से चलाया जाए। ऐसे ही पटना दुनिया के प्रदूषित शहरों में 1 to 5 शहर में, दिल्ली भी उसी में शामिल है। तो ऐसे शहरों को अगर बचाना है, आगे जीने लायक रहना है, रहने लायक उसको बनाना है वातावरण को, तो सीएनजी को यूज करना एक कंपल्सन हो गया आज के डेट में। तो ये ध्यान रखना है, सीएनजी को पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको संपीडित प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो गैस तो है
लेकिन इसको अलग फॉर्म में रखा गया है, नेचुरल फॉर्म में नहीं है। कंप्रेस का मतलब होता है दबा देना, प्रेस करके एक जगह छोटा जगह पर रख देना। तो गैस का कोई चैम्बर है और उसमें पिस्टन लगा करके उसको दबाएं ऊपर से, तो गैस छोटा कंटेनर में जमा हो जाएगा। और ऐसा जब कर देते हैं नेचुरल गैस को कि कंप्रेस कर देते हैं, चारों तरफ से बंद कर देते हैं छोटे जगह में, तो यही गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाता। अब ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिलता कहां है? तो मिलता है तेल के कुओं में, तेल का कुआं में मिलता है, ध्यान रखना। तो तेल का कुआं कहां होता है? बिहार में तो नहीं होता है, यहां तो कुआं में पानी मिलता है, तेल नहीं मिलता। तो तेल का कुआं नॉर्मली सऊदी अरेबिया में मिलता है, ज्यादातर वहीं पर तेल के कुएं, और उसी के लिए ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये सब फेमस है तेल के कुएं के लिए। सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट करता है, हम लोग वहीं से खरीदते हैं। नहीं, भारत में भी कुछ तेल का कुआं है, जैसे मुंबई हाई है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है, कलोल है, खंभात की खाड़ी है। तो ये सब में भी तेल का कुआं भारत में भी मिला है कुछ कुछ। तो तेल के कुएं से क्या निकालते हैं? तो तेल के कुएं से कच्चा तेल निकालते हैं, कच्चा तेल, जिसको नॉर्मली अंग्रेजी में क्रूड ऑयल कहा जाता है। ये गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है, कच्चा तेल निकलता है तेल के कुएं से, क्रूड ऑयल। और इसी से हम लोग शोधन करके पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, किरोसिन बनाते हैं। ये सब इसी से बनता है, कच्चे तेल से। और इसी को हम लोग यूज करते हैं गाड़ी में, ईंधन में, जहां भी यूज करना होता। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, क्रूड ऑयल। भारत में तो बहुत लिमिटेड है, मिलता नहीं, ज्यादातर भारत एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। अपने कुल खर्च का 85% क्रूड ऑयल भारत खरीदता। अभी लॉकडाउन में भारत ने अपने सभी भंडार को क्रूड ऑयल खरीद करके भर दिया, क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम एकदम नीचे चला गया था, इतना कभी नहीं गिरा था, क्योंकि प्रोडक्शन बंद था, सभी चीजें बंद थी, गाड़ियां बंद थी, तो खर्च कम था। और इसके चलते भारत ने मौके को देखा और अपने सभी भंडार को स्टोर कर लिया क्रूड ऑयल से। तो ये ध्यान रखना, अभी क्रूड ऑयल जिस कुएं में मिलता है उसी में ये गैस मिलता है, और इस गैस को उस कुएं से पाइप लगा करके, पाइप लाइन के मदद से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत होता है। पाइप ऐसे घुसाएंगे उसमें तो अपने आप गैस फेंकने लगेगा ऊपर, उसको चैम्बर में कनेक्ट कर देंगे, सब चैम्बर में जमा हो जाएगा जाके। और इसी गैस को आप ईंधन में, सिलेंडर में यूज करें, गाड़ी का इंजन चलाएं, जो भी चलाएंगे ये काम करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान रखना है, हमने कहा कि सीएनजी अभी चर्चा में है, और चर्चा में जो चीज होता है एग्जाम में ज्यादा पूछता। तो सीएनजी बिहार में भी शुरू हुआ, पिछले साल ही हुआ, इसके पहले बिहार में सीएनजी का उपयोग नहीं होता, दिल्ली बहुत पहले से कर रहा। तो ध्यान रखना है कि सीएनजी जो है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भी मुख्य घटक, जो मुख्य घटक है, यह मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन है। ये ध्यान रखना। तो बायोगैस में भी मीथेन है और सीएनजी में भी मीथेन है। अंतर क्या है दोनों में? तो ये तो हमने बनाया, गोबर को सड़ा करके, जीव जंतु को सड़ा करके बनाया, तो ये बायोगैस हो गया। ये अपने आप बना हुआ है नेचुरली पृथ्वी के अंदर, धरातल में, और अपने आप बना हुआ है, इसलिए नेचुरल कह रहे हैं इसको, कि नेचुरल ये गैस है, प्राकृतिक गैस है, तेल के कुएं मिलता है। तो मुख्य घटक मीथेन है। लेकिन अंतर क्या है कि बायोगैस अच्छा है और उससे भी अच्छा सीएनजी है। और सीएनजी को इसलिए वर्तमान में सबसे अच्छा ईंधन माना जा रहा है। यही एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे अच्छा ईंधन है कौन? तो सीएनजी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी सब का नाम दे दे तो इसी को आंसर करना कि सीएनजी सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई होता ही नहीं। और अच्छा क्यों? क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए गाड़ी में इसको यूज किया जा रहा है। प्रदूषण होता नहीं, और प्रदूषण नहीं हो, इससे अच्छा ईंधन तो कुछ हो नहीं सकता। और इसलिए इसको ध्यान रखना है कि इसको एक नाम दिया गया कि यह पर्यावरण का मित्र है, एनवायरमेंट फ्रेंड है। तो एग्जाम में पूछ देगा नॉर्मली इनडायरेक्ट सवाल कि इनमें से कौन ऐसा ईंधन है जिसको पर्यावरण का मित्र माना जाता है? तो कहेंगे कौन? तो सीएनजी। अब क्यों ऐसा है तो इस पर ध्यान दें। तो सीएनजी ध्यान देना है, बायोगैस में कितना था? 70% था। क्या? मीथेन। और मीथेन ही जलता, और कुछ जलता नहीं, और गैस भी होता वो जलता नहीं है। तो यहां 70% है, लेकिन जब सीएनजी में आएंगे तो सीएनजी में प्रतिशत बढ़ करके 85% चला जाए। और दोनों याद रखना। तो पूछ दे ऐसे ही
कि इनमें से कौन ऐसा ईंधन है जिसमें मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। बायोगैस ऑप्शन में रहे, सीएनजी ऑप्शन में रहे, तो आंसर क्या होगा? सीएनजी होगा। यहां 70% था, यहां 85%, बाकी 10% ईथेन होता है। यहां मीथेन के साथ साथ ईथेन होता है, बाकी 5% में बहुत सारे गैसें होते हैं। तो पहला घटक ये मीथेन और दूसरा घटक में ईथेन। तो बीपीएससी में पूछ देगा कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। अभी पूछा था पिछले बार एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो घटक और मुख्य घटक में अंतर होता है। सब लोग यही समझ लेते हैं कि घटक और मुख्य घटक एक ही हो गए। तो घटक मतलब जो जो चीज शामिल है वो सब घटक है, लेकिन उसमें से जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या है? मुख्य घटक। और इसलिए ध्यान रखना है कि सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, लेकिन घटक पूछे तो मीथेन भी है और ईथेन भी घटक है। और इसलिए 85% मीथेन होने के कारण ये बहुत अच्छे से जलता है और बहुत अच्छे से जलेगा, धुआं नहीं देगा, तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, क्लाइमेट परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब को कंट्रोल करने में मदद करेगा। और इसीलिए सीएनजी को वर्तमान में सबसे स्वच्छ ईंधन और सबसे अच्छा ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। तो पहला मीथेन से संबंधित इतना बात, और इतना बात है जो अक्सर कोई ना कोई पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा मीथेन से। तो इतना चीज पहले मीथेन में ध्यान रखना। अब मीथेन के बाद आगे बढ़ें तो आपको ध्यान रखना है और कुछ कंपाउंड को, किसमें? अल्केन के अंतर्गत। अब मीथेन से आगे चलते हैं। तो मीथेन के बाद ईथेन, और ईथेन के बाद दो है, प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद ब्यूटेन। ये ध्यान रखना, ये दो इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन अल्केन में। इसका सूत्र हमने पढ़ाया अभी C3H8 और इसका सूत्र C4H10। यही प्रोपेन है और ये ब्यूटेन। और इन दोनों की मदद से एक मिश्रण तैयार किया जाता है, और जब मिश्रण तैयार होता है तो इसी को हम लोग एलपीजी कहते हैं। फिर ध्यान रखना कि एलपीजी क्या है। तो एक मिश्रण है गैस का, हाइड्रोकार्बन, जिसमें दो तरह के गैसें शामिल है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब ध्यान रखना कि इस मिश्रण को जो देख रहे हैं ये क्या है? हमने कहा कि 1 से 4 तक गैस फॉर्म में होता है, यहां से यहां तक गैस के रूप में। हमने कहा 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक जो भी हाइड्रोकार्बन होगा वो गैस के स्टेट में मिलेगा। और इसलिए इसको हम लोग एक नाम देते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलपीजी। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो बना हुआ है वो प्रोपेन तथा ब्यूटेन के मिश्रण के द्वारा बना हुआ है। कि प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण बनाएं, चूंकि गैस है लेकिन इसको अगर लिक्विफाइड फॉर्म में दे दें, कंप्रेस्ड करके सिलेंडर में भर दें और लिक्विड स्टेट में अगर उसको कंडेंस करें, तो वो जो गैस का लिक्विड फॉर्म होता है उसी का नाम क्या होता है? एलपीजी होता है। अब इस एलपीजी में मुख्य घटक जो होता है वो ब्यूटेन होता है, ध्यान रखना। और ब्यूटेन के बाद क्या है? प्रोपेन। लेकिन अगर घटक पूछेगा तो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होगा, लेकिन मुख्य घटक पूछेगा तो ब्यूटेन होगा। और ब्यूटेन जो इसमें होता है ये दो फॉर्म में होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और प्लस आइसोब्यूटेन। ये दो तरह का ब्यूटेन यहां मिलेगा आपको। जब लोग आइसोमेरिज्म छोटा सा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां चर्चा होगी कि नॉर्मल किसको कहते हैं और आइसो किसको कहते हैं, क्योंकि यहां पर वो चीजें सिर्फ जानना है। आगे हम लोग नॉर्मल और आइसो की बात करेंगे, दोनों यही है, ब्यूटेन ही है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन के रूप में दो फॉर्म में एलपीजी में ब्यूटेन मौजूद रहता। अब यहां ध्यान दें, इस एलपीजी में चूंकि ज्वलनशीलता का गुण होता है और ये बहुत ज्वलनशील है, अत्यधिक, और इसलिए ईंधन के रूप में जब इस्तेमाल होता है तो अक्सर
दुर्घटनाएं घट जाती है गैस से संबंधित। कभी गैस लीक कर गया तो और आदमी को पता नहीं लगा तो उस स्थिति में ये इंपॉर्टेंट घटनाएं को घटित कर देता, बड़े बड़े हादसे हो जाते, लोगों के जान तक चले जाते। और कोरोना काल में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल में जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है किसी व्यक्ति का तो नाक के सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसको स्मेल पता नहीं लगता और तब वो कंफ्यूज करके ये गैस में जो गंध निकलता है वो नहीं पहचान पाते और कभी कभी हादसाएं हो जाती। तो ध्यान रखना है कि ज्वलनशील है, लेकिन इस ज्वलनशील से बचने के लिए, जो कि गैस है, आप चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवन इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें लीकेज होना मतलब स्राव होना बहुत कॉमन प्रक्रिया। ये गैस कभी कभी लीक हो जाता है सिलेंडर, और स्राव हो गया तो सूंघ लिए, नाक अगर ठीक है तो पता लग गया तो लगता है कि सिलेंडर खुला रखा गया, रेगुलेटर को बंद नहीं किया हमने, या गैस खराब हो गया, लीक कर रहा। और जैसे ही आप लाइटर या माचिस जलाएंगे, अगर वो पूरा किचन में गैस फैला हुआ है तो आग पूरे किचन में फैल जाए। तो ये घटनाएं अक्सर घटती है। और ये ध्यान रखना है कि एलपीजी जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन है, ज्वलनशील है, ज्वलनशील के साथ साथ ये गंधहीन है, इसमें किसी तरह का ऑर्डर नहीं होता, गंध नहीं होता, लेकिन गंध हमें लीकेज करने पर महसूस होता कि कुछ लीक कर रहा। तो कंपनियों ने जो ये काम करती है, एलपीजी का इंफॉर्मेशन करती है, सिलेंडर भरती है, वो लोगों को बचाने से, हादसों से बचाने के लिए इस एलपीजी में अलग से गंध मिलाने का काम किया। हमारे एग्जाम में पूछेगा कि एलपीजी गंध देता है क्यों? अपना गंध नहीं है, अगर प्रोपेन ब्यूटेन को सूंघेंगे पता नहीं चलेगा कि कुछ है इसमें, लेकिन गंध होता है। जब सिलेंडर से लीक करता है तो वो महक पता लग जाता है कि लीक कर रहा है। तो गंध में यहां पर एक ध्यान रखना कि मर्केटम होता है एसिड, और मर्केटम के कारण इसको मरकेप्टन कहा जाता है। और मरकेप्टन क्या है? तो गंधक का एक कंपाउंड है, और एक गंधक की वजह से इस गैस में एक गंध आ जाता है, क्योंकि गंधक ऐसे ही बहुत ही सेंसिटिव तत्व के रूप में होता है, एलिमेंट के रूप में। और जब वो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है तो मरकेप्टन का निर्माण करता है, और मरकेप्टन जब बनाएगा तो इसी मरकेप्टन के कारण वो एलपीजी में एक गंध आ जाएगा। तो एग्जाम में पूछ देगा कि एलपीजी में गंध होता है किसके कारण? तो मरकेप्टन के कारण। यही मरकेप्टन उसको गंध देता है, और गंध मरकेप्टन में किसके कारण? तो सल्फर के कारण, इसके कारण, जो गंधक है। और यही प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण में एक गंध देगा तो एलपीजी में एक महक आ जाएगी, और लीक करेगा तो आपको पता चलेगा कि एलपीजी लीक कर रहा है। तो एक हो गया मीथेन, एक हो गया एलपीजी। अब एक जो पूछा था बीपीएससी में पिछली बार 63वीं में, और वो पूछा था एक इंपॉर्टेंट सवाल कि जो सिगरेट का लाइटर होता है, जो लोग यूज करते हैं फिल्मों में, नॉर्मल भी लोग यूज करते हैं, लाइटर लेकर चलते हैं। तो सिगरेट का लाइटर होता है छोटा सा, अलग अलग डिजाइन में, जैसा जिसको मन होता वैसा लाइटर खरीदते हैं। चाइना के लोगों ने तो 2 रुपये 3 रुपये में लाइटर उतार दिया, मार्केट में मिलता है बाजार में। तो लाइटर जो होता है सिगरेट का, वही पूछा था कि सिगरेट के लाइटर में क्या होता है। तो सिगरेट का लाइटर बार बार पूछता। तो सिगरेट का लाइटर चाइनीज देखे होंगे, छोटा सा शीशी जैसा होता है, उसमें एक नोजल लगा रहता है और उसमें लिक्विड दिखाई देता है। उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो उसमें से उसका लौ दिखाई देने लगता है, जलने लगता है। तो ये पूछा था यही कि सिगरेट के लाइटर में ईंधन के रूप में इस्तेमाल क्या होता है, ये पूछा था। तो ईंधन जो होता है वो यही होता है जिसका नाम हमने अभी लिखा, ब्यूटेन। क्या नाम लिखा था? ब्यूटेन, C4H10, जो हमने यहां बताया था 4 कार्बन। और यही ब्यूटेन जो है ज्वलनशील है, जिसको अकेले भी यूज करेंगे तो वो अच्छे से जलता। और इसी को प्रोपेन और ब्यूटेन को मिला दें और उसको गैस बना करके लिक्विड फॉर्म में रख दें तो फिर एलपीजी कहलाता। तो सिगरेट के लाइटर में क्या है? ब्यूटेन। और यही पूछा था कि सिगरेट के लाइटर में कौन सा हाइड्रोकार्बन या ईंधन होता है? तो ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र C4H8, जो कई फॉर्म में, नॉर्मल ब्यूटेन, ऐसे ब्यूटेन 2 फॉर्म में मिलता है। कैसे कैसे होता है, कब नॉर्मल कौन ऐसो, ये हम बताएंगे जब आइसोमेरिज्म आपको बताएंगे तब। तो यही था अल्केन से संबंधित सारा बात। तो अल्केन में इतना आपको जानना, और जो पॉइंट बताया गया वो आपके एग्जाम के लिए एकदम हॉट है,
और एकदम क्वेश्चन आउट है। यहां से एक सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, आप जिस एग्जाम में बैठ जाए। तो इसको पूरा याद रखें, जो जो पॉइंट बताया गया उसको ध्यान दें। अब इसमें हाइड्रोकार्बन में अल्कीन अल्काइन बचा हुआ और बहुत सारे तथ्य बचे हुए, तब जाकर के हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होगा, जो हम कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में। क्वेश्चन आवर में जरूर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन आवर जो भी आता है, जिस टाइम भी आता है, उसको जरूर पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन बनाने के साथ साथ उसके डिस्कशन पर ज्यादा फोकस करें। तो इसी के साथ क्लास को यहां कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बोलिए एक बार, देश की एकता करने के लिए जय हो मैया की। थैंक यू।